अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब वॉइस के टॉपिक और इस सिलसिले में ये हमारी 8th वीडियो है जिसके अंदर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, क्योंकि मेरा यह ख्याल है कि जो चीज़ें नोट्स के अंदर बताई गई हैं जब तक आपको इनका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो जाता आप वर्ब वॉइस के टॉपिक को ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो चले आते हैं अब हम अपने लेक्चर की तरफ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को स्टडी करने से पहले मैं आपको जनरली बताना चाहूँगा कि जो वर्ब वॉइस की कंस्ट्रक्शन है वो होती क्या है, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो पैसिव वॉइस है वो किस तरह से हम बनाते हैं। क्योंकि एक्टिव वॉइस का तो हमें पता है, हमने टेंसेस में पढ़ लिया, तो अभी हमने पैसिव वॉइस को देखना है। तो फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस की अगर बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल है जी। बी होगा और साथ में पास्ट पार्टिसिपल है। आपको ये तो पता है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, तो वो अंडरस्टूड है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो तो वैसे ही रहेंगे। तो असल चीज़ क्या होता है, वर्ब की फॉर्म चेंज होती है टेंस के साथ। तो यहाँ पे जो आपका पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है उसमें भी वर्ब की फॉर्म ही चेंज होनी है, लेकिन उसमें भी अब दो हिस्से हैं इसके, एक बी है और एक पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल चेंज नहीं होगा, ये तमाम टेंसेस में आप पैसिव वॉइस के अंदर ये सेम रहेगा। बी जो है इसकी फॉर्म चेंज होगी हर टेंस के साथ, और इसी के बेस पे आप डिफरेंट टेंसेस को आइडेंटिफाई भी करेंगे। और वैसे भी आपको ये बात जहन में रहनी चाहिए कि बेसिकली वर्ब वॉइस जो है ये वर्ब की ही एक फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है। तो इस फॉर्म के चेंज होने से हम इसे कहते हैं कि जी एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस हो या एक्टिव वॉइस हो तो वर्ब की फॉर्म्स के चेंज के लिहाज से ही हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। तो ये जो आपका वर्ब बी है ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर में ये इज, एम, वाज और हैज है, और ये सिंगुलर पर्सन के साथ यूज होता है। आई के साथ एम होगा, बाकी यू, ही, शी, इट सिंगुलर है तो इनके साथ जो है वाज यूज होगा। और इसके अलावा आगे जो आपका आ जाता है प्लूरल, आपको पता है यू जो है इसके साथ चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है इसके साथ आर होगा, तो लिहाजा यहाँ पे यू सिंगुलर में भी है प्लूरल में भी है, दोनों के साथ आर यूज होगा। इसी तरह आई जो है ये सिंगुलर में है, लेकिन अगर हैव की बात करें तो इसके साथ हैव यूज होगा, बाकी चीजें सेम ही है। तो प्लूरल में आर वार हैव है, और वी, यू, दे प्लूरल नाउन कोई भी हो सकता है। इसके अलावा जो प्रोनाउंस हैं वो भी चेंज होते हैं पैसिव वॉइस में, जब एक्टिव से आप पैसिव में कन्वर्ट होते हैं। ये आगे आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों होते हैं। आई से मी, वी से अस, यू से यू, ही से हिम, शी से हर, और दे से जो है वो देम बन जाता है। अब हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। ये जनरल फॉर्मेट था हमारा पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन का। अभी हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो आपको पता है सेंटेंसेस जो है मेनली 4 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो चारों सेंटेंसेस के लिहाज से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे कि कैसे हम इन्हें एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसका जनरल फार्मूला पहले स्टडी करेंगे, ठीक है। ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का जनरल फार्मूला। तो उसमें सबसे पहले है आपका सब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है ना, उसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है ना, या आप उसे सिंपली कह लें कि एक्टर। और जो आपका वर्ब है वो आपका एक्शन है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, एक्शन को रिसीव करने वाला है जिसके ऊपर एक्शन होता है, ये है आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जब आप जाते हैं तो होता क्या है कि जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, और जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। यानी ये क्रॉस वर्जन में चेंज होंगे, यानी एक का जो सब्जेक्ट था जो एक्टिव का वो पैसिव के ऑब्जेक्ट में चला गया, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव के सब्जेक्ट में चला गया। अच्छा, ये पोजीशन तो चेंज हो जाती है लेकिन इनकी नेचर चेंज नहीं होनी। चाहे एक्टिव है या चाहे पैसिव है, जो एक्टर है काम करने वाला वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो भी सेम ही रहेगा और एक्शन भी सेम रहेगा, पोजीशन में चेंज आता है, तो ये ख्याल रखना है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है पैसिव का, ये आपको पता होना चाहिए कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन गया है। इसका मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है ये पोजीशन के लिहाज से सब्जेक्ट है, लेकिन नेचर के लिहाज से क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, थिंग या पर्सन जिसके ऊपर एक्शन हुआ हो, थिंग एक्टेड अपॉन जिसके ऊपर एक्शन हुआ या जिसने एक्शन रिसीव किया। इसी तरह
यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में, वो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो पैसिव में आके क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट वो पोजीशन के लिहाज तो है, लेकिन बाय नेचर वो क्या है, बाय नेचर वो सब्जेक्ट है, काम करने वाला एक्टर है। तो पैसिव वॉइस के अंदर यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लिखा हुआ भी मिल सकता है और यहाँ पे आपको एजेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो मैंने एजेंट लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, और सिंपली मैंने ब्रैकेट में आपको बता भी दिया है एक्टर है, और वहां भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ये पोजीशन के लिहाज से हैं बाय नेचर। यहाँ पे ये वाला एक्टर है और वो एक्शन रिसीव करने वाला, ठीक है। बाकी ये तो हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एजेंट कह लें या ऑब्जेक्ट कह लें। उसके बाद अब आपको पता है बीच में वर्ब रह जाता है, ठीक है। तो वर्ब में यहाँ पे जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें शैल भी होगा या विल भी होगा, शैल होगा या विल होगा और साथ उसके बी होगा, यानी ये वाली जो बी फॉर्म है शैल या विल और साथ में बी, और पास्ट पार्टिसिपल एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद बाय है और एजेंट है। अच्छा, बाय और को मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा है कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखें बाद औक़ात आपको एजेंट जो है ये मेंशन करना जरूरी हो जाता है, तो फिर आप एजेंट लिखेंगे साथ में बाई भी लिखेंगे, और बाद औक़ात आपके लिए जरूरी नहीं होता, तो फिर जब आपने एजेंट को एक्सप्रेस नहीं करना तो बाई भी नहीं होगा, ना बाई होगा ना एजेंट होगा। और वैसे जनरली पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन हम बनाते ही तब है जब हमें काम करने वाले का पता होता नहीं है। तो आप एक्चुअली अगर बात करें तो ये हमने नहीं लिखना, बशर्ते कि बहुत जरूरी हो जाए कि यार आपने एजेंट को भी मेंशन करना है, तो फिर हम बाई के साथ इसको लिखेंगे। वरना पैसिव वॉइस का पैसिव कंस्ट्रक्शन में हम यूज ही तब करते हैं जब हमने काम करने वाले का हमें नहीं पता होता, ये अंडरस्टूड होता है, जनरल होता है। अच्छा, ये चीजें जो है ना आपको कि कैसे पता चलेंगी कि कब बनाते हैं हम पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव बनता क्या, और ये जो मैंने चीजें बताई हैं कि एक का सब्जेक्ट दूसरे का ऑब्जेक्ट या दूसरे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये चीजें आपको क्लियर होंगी जब आप हमारे इस टॉपिक का पहला पार्ट देखेंगे। वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, दोनों वॉइसेस का कंपैरेटिव एनालिसिस करवाया, डिटेल में आपको बताया ये प्रोनाउंस की हालतें और ये सारा कुछ, और क्यों हम यूज करते हैं, कैसे करते हैं, सारी बताइए। अगर तो आपकी बेस क्लियर है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है चीज़ों को समझने के, तो फिर आप पहला पार्ट जो है जरूर देखें। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट का भी मेंशन किया है, टेंसेस का भी किया, ये बाकी सारी चीज़ें भी मैंने आपको मेंशन किया कि आप ये देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। यहाँ इस वीडियो में तो अभी हमने जस्ट इस टेंस के लिहाज से पैसिव वॉइस को, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को देखना है। अच्छा जी, ये इसकी जनाब स्ट्रक्चर होगी है बेसिक, ये अब आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है पैसिव कंस्ट्रक्शन में। अब इसी के लिहाज से अब हमेशा पर्सन वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट करेंगे, हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। यहाँ पे आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि जो रेड स्टार से सेंटेंस शुरू हो रहा है वो एक्टिव वॉइस में, और जो ग्रीन स्टार से सेंटेंस शुरू हो रहा है वो पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे अब आई शैल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा। अच्छा, शैल जो है, शैल लगता है आई और वी के साथ, ठीक है, और विल लगता है बाकी पर्सन के साथ, लेकिन आई और वी के साथ भी आप विल लगा सकते हैं। वैसे अभी मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शैल का यूज तकरीबन ना होने के बराबर है, विल ही होता है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, शैल लगा लें या विल लगा लें, इट्स नॉट एन इशू। यानी अगर आपने आई के साथ शैल लगा लिया या शैल के बजाय विल लगा लिया तो कोई आपको गलत नहीं कहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि एक ट्रेडिशन ही चल रहा है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शैल ही लगाया हुआ है। तो आई शैल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा, ठीक है, फ्यूचर में। तो अब इसको पैसिव में करना है, लेकिन पैसिव करने से पहले यहाँ पे जो आपका जो सेंटेंस है इसके जरा डायनामिक्स को समझते हैं। देखें इसमें आई कौन है, काम करने वाला है, ये डूअर ऑफ द एक्शन है, ये आप सीधा कह लेंगे इसको ये एक्टर है। उसके बाद शैल क्या है, शैल राइट, ये आपका वर्ब आ गया है, ठीक है, और उसमें साथ में अ लेटर, लेटर क्या है, इसके ऊपर काम हुआ है, एक्टेड अपॉन, तो ये आपका आई सब्जेक्ट है और लेटर आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसने एक्शन रिसीव किया है। अब हमने पैसिव में करना है, तो मैंने आपको बताया था ना क्रॉस में चेंज हो जाएगी। अब ये अ लेटर है, ये सब्जेक्ट में चला गया, बाय नेचर ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये आप सब्जेक्ट में चला गया पैसिव में, ये आपका सब्जेक्ट बन गया आगे, ठीक है, अ लेटर। उसके बाद हमने पता है हमने विल लगाना है या शैल लगाना है, तो विल ही लगाना है, आई और वी के साथ विल होगा, और आपने विल लगाना है या शैल लगाना है, ये सब्जेक्ट के लिहाज से देखना है। तो यहाँ पे चूंकि अ लेटर है तो अ लेटर के साथ विल ही लगेगा, ये विल आ गया जी, उसके साथ बी आ गया। उसके बाद आपने लगाना है पास्ट पार्टिसिपल, तो राइट का पास्ट पार्टिसिपल बनता है रिटन, रिटन के बाद बाई आ गया, एजेंट कौन है, काम करने वाला, तो ये आई की जगह यहाँ पे एजेंट जो है आपने मी कर लिया। अच्छा, यहाँ आई के बजाय मी क्यों हो गया, काम करने वाले को हमने मी से क्यों कर लिया? देखें इसमें एक आप सिंपल थंब रूल आपने जहन में रखना है। पहली तो बात है, ये जो मैंने कहा है ना कि चेंजेस होते हैं ये प्रोनाउन के लिहाज से होते हैं। अगर सेंटेंस में कोई नाउन यूज हुआ है, आगे आएगा भी,
तो आपने एक्टिव से पैसिव में जब जाना है या पैसिव से एक्टिव में आना है तो नाउन को आपने कुछ नहीं करना, वो एज इट इज ही आएगा, क्योंकि नाउन के तो कोई हालतें नहीं, उसके तो कोई केसेस नहीं ना है, ये केस होते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नाउन के केसेस का भी आपको पता होना चाहिए, प्रोनाउन का। तो यहाँ पे अब इसमें नाउन प्रोनाउन का केस चेंज होगा। अगर तो आपका प्रोनाउन जो है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है तो डेफिनेटली उसको आपने सब्जेक्टिव फॉर्म में या नॉमिनेटिव फॉर्म में रखना है। अगर वो आपका प्रोनाउन जो है सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव जो है उसकी जगह पे यूज हुआ है, तो फिर आप इसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे या आप इसे कह लें एक्यूजेटिव केस में लिखेंगे। अब आपका काम करने वाला जो है ना वो आपको पता है, जो आपका एक्टर है वो आई है। अब आई यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे, इसलिए इसे हमने सब्जेक्टिव फॉर्म में या नॉमिनेटिव फॉर्म में लिखा है। लेकिन यहाँ पे आपका जो आई है, जो एक्टर है, वो चूंकि अब उसकी पोजीशन जो है वो ऑब्जेक्ट वाली बन गई है, ऑब्जेक्टिव है, तो लिहाजा हम इसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। और आई का जो एक्यूजेटिव केस मी है, वी का आस है, यू का यू ही है, ही का हिम है, शी का हार है, दे का दैम है, इसलिए इस तरह से चेंज होते हैं और ये इंटर कन्वर्टेबल है। आगे आपको बताते हैं ये बात भी। अच्छा जी, ये आपका सेंटेंस बन गया जी एक्टिव से अपने पैसे में। नेक्स्ट देखें, आई शैल राइट मैनी लेटर्स। तो इसी तरह अब मैनी लेटर्स आपका सब्जेक्ट बन गया, विल आपका आ गया जो है बी, और साथ में ये बी वैसे ही आ गया, पार्टिसिपल बाय, और आई से क्या बन गया मी। नेक्स्ट देखें, दे विल बीट मी, वो मुझे हरा देंगे। अब यहाँ पे देखें आपका मी यहाँ पे क्या है, काम करने वाला क्या है, एक्टर क्या है, दे है, बीट आपका एक्शन है, और मी क्या है, ये एक्शन रिसीव करने वाला है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट पैसिव में ये ऑब्जेक्ट अब क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे ये जो आपका ये मी जो है यहाँ पे जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसलिए इस यानी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है, इसलिए इसका केस भी ऑब्जेक्टिव है, एक्यूजेटिव केस में मी है। लेकिन यहाँ पे जाके चूंकि ये सब्जेक्ट बन गया तो लिहाजा इसे हम सब्जेक्टिव केस में या इसे हम नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे। तो ये मी से क्या बन गया, ये आपका आई बन गया। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, बाकी प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी तो वो ये सीधा सीधा ये फार्मूला है, तो उसे याद कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस आपने ये ज़हन में रखना है, ये थंब रूल आपने रखना है को जो प्रोनाउन है उसकी पोजीशन को देखना है। अगर तो वो वर्ब के बाद है तो एक्यूजेटिव केस में लिखेंगे, वर्ब से पहले आ रहा है तो उसे आप नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो कि आपका पहले वर्ब के बाद में था तो एक्यूजेटिव में, जब यहाँ पे चला गया तो ये उसमें हो गया नॉमिनेटिव में। दे जो था यहाँ पे नॉमिनेटिव में था, जब पैसिव में गया तो देम बन गया, एक्यूजेटिव में चला गया। तो बाकी भी इसी तरह ही है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आपको पता है वी आ जाएगा, वी शैल राइट अ लेटर, तो अ लेटर विल बी रिटन बाय अस, तो वी से अस बन गया। यू की मौज है कि यू की नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस जो है वो सेम ही है, यू ही है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। यू विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय यू। बस इस फार्मूले को आपने ज़हन में रखना है, इसी के मुताबिक सारे बन जाने। नेक्स्ट में आए थर्ड पर्सन सिंगुलर में। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, कोई नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो सकता है। तो जैसे मैंने तीनों को लिख दिया, ही शी एली विल राइट अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे अ लेटर आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, विल आएगा जो सिंगुलर है, अ लेटर उसके लिहाज से विल आ गया ये वाला, और साथ में बी आ गया पास्ट पार्टिसिपल में रिटर्न, और फिर बाय। अब बाय अगर ही था तो हिम बन जाएगा, शी था तो हर बन जाएगा, अली था तो अली आ जाएगा। वही वाली बात कि आपका जो नाउन है उसका केस चेंज होगा, लेकिन अगर आपका नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, वो एज इट इज ही आ जाएगा। इसके बाद न्यूट्रल जेंडर देख लेते हैं। इट, इट जो है ये जो है इट विल ईट मीट, ये खाना, ये गोश्त खाएगा या खाएगी, कोई जानवर है। तो अब इसमें मीट इधर चला गया, विल है, साथ बी है, पास्ट पार्टिसिपल बाय, और ये इट इधर आ गया। तो यहाँ इट में भी यही है कि इसमें भी इसका जो नॉमिनेटिव या एक्यूजेटिव फॉर्म में इट ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं है। दे विल राइट अ लेटर, वो खाते लिखेंगे, अ लेटर विल बी रिटन, दे से देम बन गया, लेटर विल बी रिटन बाय देम। तो व्यूअर्स ये तो था आपका जनाब फॉर्मेट इसका पॉजिटिव सेंटेंस का, और यही मेन समझने वाली चीज़ थी, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अगर आपको ये समझ आ गई है इस पॉजिटिव सेंटेंस की नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना कोई मुश्किल नहीं है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, जस्ट एक आध वर्ड आपका ऐड होगा या थोड़ी बहुत पोजीशन चेंज होगी, वही हम आपको भी समझा देते हैं। देखें ये अब आपने बनाना है पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें सिर्फ क्या करना है आपने, शैल बी या विल बी है तो इनके दरमियान में आपने नॉट लगा देना है। शैल और विल बी के दरमियान में क्या लगा देंगे आप, नॉट लगा देंगे, तो ये आपका नेगेटिव बन गया। आप इसमें और इसमें देखें आप स्ट्रक्चर में, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, जैसे इसमें नॉट है।
तो हम एक सेंटेंस बना के भी देख लेते हैं, सारा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि उसको रिपीट करने की जरूरत है, टाइम वेस्ट होगा आपका। जैसे अ लेटर विल बी रिटन बाय अस, इसको मैंने नेगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा फार्मूले के मुताबिक। अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय अस, एक खत हमसे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ देख सकते हैं अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय अस। तो इसी तरह आपने अगर पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव बनाना है तो फिर भी कोई बड़ी साइंस नहीं है, यही वाला विल या सील इसको निकाल के आप सब्जेक्ट के पहले ले जाएंगे। वैसे भी हमें पता है एक्टिव वॉइस में भी हम यही करते हैं कि वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लेकर जाते होते हैं, तो ये आपका पहले चला जाएगा तो ये आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। डेफिनेटली आखिर पे इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। आप इसको और इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करके देख सकते हैं, इसमें यही चेंज है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ से विल और शैल उठा के सब्जेक्ट के पहले रख दिया गया है। हम एक आध सेंटेंस को करके भी देख लेते हैं, इसी को कर लेते हैं जो पहले किया। अ लेटर विल बी रिटन बाय यस, इसी से हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल पहले चला जाएगा, विल अ लेटर बी रिटन बाय अस, तो देख सकते हैं विल अ लेटर बी रिटन बाय अस, तो इसमें सिर्फ और कोई चेंज नहीं, बस यही है। तो उसके बाद अगर हम कहें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो दैट्स नॉट एन इशू, उसमें भी ऐसे ही आपको पता है नॉट जो है ये बी से पहले आएगा, ये ज़हन में रखना है। और अगर नेगेटिव है तो नॉट से पहले विल शिल होगा, और अगर इंट्रोगेटिव है तो विल शिल को उठा के आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है। अब यहाँ पे ये है, हम कहते हैं जी हमने नेगेटिव बनाना है तो बी से पहले आपने नॉट लिख देना है, सिंपल। हम कहते हैं कि हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसमें क्या है, बी से पहले नॉट तो आएगा ही, विल शिल को हम उठा के पीछे ले जाएंगे। अब इसमें और इस स्ट्रक्चर में जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाली में देख लें आप कि बी से पहले नॉट है और विल एंड शैल जो है ये सब्जेक्ट से पहले चला गया, और कोई चेंज नहीं है। इसी तरह हम एक सेंटेंस को बना के भी देख सकते हैं, अ लेटर विल बी रिटन बाय अस, एक खत जो हमारे से लिखा जाएगा, इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो सिंपल बी से पहले नॉट लगा दिया, विल जो है लेटर से पहले चला गया, विल अ लेटर नॉट बी रिटन बाय अस, तो यहाँ देख सकते हैं विल अ लेटर नॉट बी रिटन बाय अस, क्या हमसे खत नहीं लिखा जाएगा। तो सिंपल है जी, आपको अगर पॉजिटिव सेंटेंस की समझ आ गई है तो बाकियों को बनाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जनरली तब बनाने की जरूरत पेश होती है जब आपसे पूछने वाला, जब आप किसी से पूछ रहे हैं और आज साथ में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला बंदा ना में जवाब देगा, तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है क्वेश्चन या नेगेटिव इंट्रोगेटिव इस तरह मनफिस वाले फिक्रा जो है आप पूछते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक चीज़ आपको और बता दूं, जो नए लोग हैं उनको प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो एक टेंस से दूसरे टेंस में जाते हैं उनको चीज़ें मिलती जुलती होती हैं तो उनको थोड़ा कंफ्यूज होने का एहतमाल होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मिक्स हो रहा होता है। तो आगे चल के अभी एक वीडियो हम बनाएंगे, इसके बाद लास्ट वीडियो आएगी आपकी एक टेंस, उसके बाद हम इकट्ठा जो है सारे के सारे टेंसेस का जो वर्ब वॉइस है उसको एक ही वीडियो में एक ही जगह पे हम उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो जब सारे टेंसेस को इकट्ठा स्टडी करेंगे ना एक ही स्लाइड के अंदर, तो फिर वो आपको पक्का पक्का याद हो जाएगा, इसलिए फिर वो आपको परेशान नहीं होगा, आपके सामने सारा जो है सारे टेंसेस आपके सामने होंगे। तो इसलिए स्टार्ट में अगर थोड़ा बहुत मिक्स हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है तो परेशान नहीं होना, जब हम इसको इकट्ठा स्टडी करेंगे एंड पे जाके तो इंशाल्लाह ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, फिर ही आके आपको वर्ब वॉइस आएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ है मैंने, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। एक्चुअल में ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आए थे वर्ब पे, तो जब वर्ब पढ़ना है तो वर्ब के अंदर टेंस आने हैं और फिर टेंसेस के बाद वर्ब वॉइस आएगा, तो हम लिहाजा ये वर्ब के सब टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो अब इतना ज़्यादा मेरा कहने का मतलब नहीं है कि सारा आप करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है छोटी सी, वो आप कह लें कि इंट्रोडक्टरी लेवल में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का बताया, आपको आप फेमिलियराइज हो जाएंगे कि ये होते क्या हैं। तो उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी जो एटलीस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन आपको जरूर पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वो जब आप वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा वो क्लियर हो जाएगा और आसानी हो जाएगी फिर आगे मज़ीद चीज़ों को समझने की। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से जाना चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।